ओके, हेलो गाइस। दिस साइड मोहित चौधरी, सेलेक्टेड एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थ्रू CGL 2022। और इसमें मेरी रैंक 1 थी। तो मैं ये CGL की 2024 की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो अगले साल ये पेपर अटैम्प्ट करेंगे। तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी कि वो एक बेसिक सा एक आइडिया बना सकते हैं कि उन्हें किस तरह CGL के अंदर घुसना चाहिए, कैसे हर सब्जेक्ट को हैंडल करना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट अटैम्प्ट में पूरी कोशिश करें कि उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँगा कि CGL में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, कैसा है। तो CGL टोटल 2 टीयर में होता है। एक होता है Tier 1, एक होता है Tier 2। पहले Tier 3 भी था, इससे पहले 2022 से पहले, जिनको बिल्कुल उसको हटा दिया गया है। तो Tier 1 है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, जीके के, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो Tier 1 सिर्फ जस्ट क्वालिफाइंग हो गया अब नेचर में। जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी Tier 2 में, जिसके अंदर 130 क्वेश्चन होंगे, जिसको मैं आगे एलेबोरेट कर दूंगा कि कौन कौन किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार से वो वेटेज डिवाइड रहेगा सब्जेक्ट वाइज। तो फाइनल मेरिट जो आपकी बनेगी वो बनेगी Tier 2 के ऊपर, ना कि Tier 1 के ऊपर। तो Tier 1 जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये Tier 1 का आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं कि पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, सबके 25-25 सवाल, टोटल 100 क्वेश्चन इन 1 आवर यू हैव टू सॉल्व इट। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाद में बात करूँ कि Tier 1 के अंदर आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। देखो, अभी तो सेफ स्कोर बनाने का कोई मतलब नहीं है, पर ये जब है जब आपकी तैयारी हो जाएगी, जब आप मॉक देना स्टार्ट करेंगे, तो सेफ स्कोर तो रहता है कि 130 प्लस ही वन सेफ स्कोर माना जाता है कि आप कट ऑफ क्वालिफाई करके Tier 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पर ऑलवेज ट्राई टू टारगेट 160 प्लस, कि आपका टारगेट होना चाहिए कि 160 प्लस आप स्कोर कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे हैं। मैं ऐसे भी लोगों को जाना जो 170 भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये अचीवेबल स्कोर है। ऐसा नहीं है कि आप 160 या 170 अचीव नहीं कर सकते, ये अचीवेबल है। सब डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। और फोकस करना है परसेंटाइल के ऊपर। परसेंटाइल 90 ऊपर रहे तो बहुत ही वेल एंड गुड है। जैसे जब आप धीरे धीरे तैयारी में कि आपकी एक अच्छी लेवल हो जाएगा, तब आपकी परसेंटाइल 98 99 भी रहेगी। मेरी एवरेज 98 परसेंटाइल थी अबव, जब मैं तैयारी में एकदम पीक पे आ गया था, तैयारी के जब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे। तो 98 99 परसेंटाइल अचीव करना बहुत नॉर्मल है ना। तो आपको टारगेट करना है 160 प्लस आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस। जब आप एकदम गो थ्रू हो जाएंगे तब आपका ये फायदेमंद होगा। फिर आता है Tier 2। तो Tier 2 है जो डिसाइडिंग फैक्टर है पूरा का पूरा, कि आपको कौन सी जॉब मिलेगी। आपको टैक्स असिस्टेंट मिलता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिलता है, या ASO MEA मिलेगा, या कोई क्लर्क की जॉब मिलेगी, अपर डिवीजन क्लर्क। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है Tier 2 के मार्क्स के ऊपर, कि आप Tier 2 के अंदर कैसा खेलते हैं उस दिन। तो इसके अंदर देखो, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के 30 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो टोटल मैथ्स आ गई 90 मार्क्स की। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो रीजनिंग होगी 90 मार्क्स की। तो टोटल हो गया 90 प्लस 90 180 मार्क्स। तो ये Tier 2 का एक सेक्शन 1 है, जिसके लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा एग्जाम में। और जैसे ही ये 1 आवर कंप्लीट होगा, उसके बाद जस्ट आपका अगला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी ब्रेक, जिसके अंदर इंग्लिश होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। इसके अंदर 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा। टोटल हो गया 210 और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कम है और वेटेज ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। गलती से अगर आप एक सवाल गलत करते तो आपके सीधा 4 नंबर जाएंगे। 3 नंबर तो वो जो वो आप सही करते, और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग है। टोटल 4 नंबर का आपको लॉस होगा। और 2 सवाल गलत करते ही सीधा -8 मार्क्स। तो आप बहुत समझ रहे हो ना कि आपको गेम बहुत वो है, सब गेम है एक्यूरेसी अटेम्प्ट। तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी। और ये सिलेबस आपको देख के दिख रहा होगा कि इम्पॉर्टेंट जो अभी के सिनेरियो में है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो पहले इतना वेटेज आप देते नहीं थे। तो इंग्लिश का काफ़ी मेजर रोल प्ले होगा। मैथ्स बहुत बेसिक आ रही है, नॉर्मल, इतनी हाई प्रोफाइल मैथ्स नहीं आ रही जो बहुत ज़्यादा जितना हुआ बन रखा है मार्केट में कि ऐसी आती है वैसे आती है। नॉर्मल मैथ्स आ रही है अभी के टाइम में तो। और रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग में लाइक बहुत से अब क्या बैंकिंग के टॉपिक ऐड किए गए, थोड़ा एनालिटिकल बनाया गया था रीजनिंग को, कि सोचना पड़ रहा है, टाइम टेकिंग है। और लास्ट में आता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस भी मैं डिटेल से बताऊंगा आपको कि जनरल अवेयरनेस को कैसे टैकल करना है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में लोग बोलते हैं सिर्फ लूसेंट कर लो, लूसेंट, पर लूसेंट में लाइक लूसेंट इज ए 10,000 फैक्ट्स की वो बुक है।
जो कोई रिमेंबर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, उसमें कोई कंटेक्स्ट गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेगा। फिर अभी नेक्स्ट बात करेंगे, इसी के अंदर है एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, कंप्यूटर नॉलेज, जो टोटल उसके अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं और क्वालिफाइंग होता है कि आपको लगभग 6 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। मतलब आपको 18 मार्क्स होते हैं आपके यूआर के लिए, और बाकी अलग अलग कैटेगरी के अपने हिसाब से देख सकते हैं ना। तो 18 मार्क्स होता है क्वालिफाइंग। तो यहाँ पे भी डिवाइडेड है कि किसी किसी में स्टैंडर्ड बढ़ते हैं, जैसे बहुत लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर है, एएसओ एमई के अंदर स्टैंडर्ड बढ़ते हैं कंप्यूटर के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 मार्क्स लाए और आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको स्कोर लाई इसके अंदर 30 का प्लस ही टारगेट करके लेके चलना है कि 30 प्लस तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कभी 27 33 भी हो सकता है ना। तो कंप्यूटर के लिए ये है, कंप्यूटर सिर्फ ये हो गया। फिर आया डेटा एंट्री, ये है टाइपिंग टेस्ट, कि आपको 15 मिनट के अंदर 2000 की प्रेशंस करने हैं। की प्रेशर मतलब जो भी आपको पैराग्राफ दिया होगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, इतना कोई डिमांड नहीं है सीजीएल की कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइपिंग चाहिए आपको। आप अगर बेसिक बेसिक भी करेंगे तो आप इजीली कर जाएंगे, लाइक अराउंड 30 वर्ड्स भी है आपकी तो भी आप कर लेंगे। तो मैं भी इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं था कि मेरी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी, है ना। तो नॉर्मल चाहिए आपको। और बाकी जो डबल ए को टारगेट कर रहे हैं 4800 ग्रेड पे गजेटेड ऑफिसर की जो पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अलग से पेपर 2 और पेपर 3 होगा, और इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है। लाइक लिस्ट 1 लिस्ट 2 निकलती है तो उसमें इनकी कट ऑफ भी हाई जाती है। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आप किस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। लाइक मेरा टारगेट नहीं था स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट, तो मैंने इनको प्रिपेयर नहीं किया, तो मैं इस पर आपको गाइड भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये आप कहीं और से देख सकते हैं। बाकी अगर सेफ स्कोर की बात करूँ मैं टीयर 2 के अंदर, तो टीयर 2 के अंदर सेफ स्कोर है 315 आपकी मॉक में आने चाहिए आफ्टर प्रिपरेशन, है ना। 315 आएंगे तो आप बहुत ही सही आ रहे हैं। और टारगेट स्कोर रखिए 340 प्लस, कि 340 प्लस आने से क्या है, आपकी कोई भी मनपसंद पोस्ट हो, चाहे वो एएसओ एन हो, चाहे आपकी इनकम टैक्स में आपकी होम स्टेट हो, एनीथिंग आप वो अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या है कि बच्चे इसमें घूमते रह जाते हैं साइकिल में कि बार 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 सीजीएल दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, पता उनको क्या प्लेजर मिलता है इससे। तो ये है। और परसेंटाइल 98 परसेंटाइल अबव इज़ अ वेरी गुड परसेंटाइल, तो आप आराम से अपनी ड्रीम जॉब ले सकते हैं। बाकी अब आगे अपन बात करते हैं कि एंटर इनटू प्रिपरेशन और नॉट। तो ये पूरा का पूरा आपका कॉल है कि आपको प्रिपरेशन में आना है कि नहीं आना है। तो आपको अपनी तरफ से पहले पूरा रिसर्च करना है कि कौन सी पोस्ट है, कि आप इस फील्ड की इस पोस्ट के मतलब आपकी इसको सूट करती है कि नहीं करती, आप इसके प्रति इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। ये आपको अपनी तरह से रिसर्च करनी है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब दिखता पेपर आसान है कि 10th तक की मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी, बेसिक ग्रामर, बेसिक जीके, पर ऐसा है नहीं। आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कंपटीशन उनसे नहीं है जो बच्चे नए नए उतर रहे हैं, कि लाइक जो 2024 में फर्स्ट टाइम देंगे। कंपटीशन उनसे है जो एकदम पके हुए चावल हो चुके हैं, जो पिछले 3-4 साल से सीजीएल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। आपका कंपटीशन उनसे है। आप ये मत सोचना कि कंपटीशन आपका नए बच्चों से है, तो उस तरह तैयारी सोचो। कंपटीशन आपका उन लोगों से जो पहले की तैयारी कर चुके हैं। लाइक पहले किसी को जीएसटी मिल गया साउथ में, अब वो नॉर्थ में लेना चाहता है, वो बार बार अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देगा जब तक कि उसको उसकी ड्रीम जॉब नहीं मिल जाएगी। या कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार सीट खराब कर रहे हैं। तो आपका कॉम्पिटिशन उन लोगों से है, उनसे नहीं है जो बिल्कुल नए हैं। लाइक मेरा सीजीएल हो चुका है तो मैं वापस नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ फॉर्म भरा था, अप्लाई करा था। लाइक बहुत से नेगेटिव चल रहा है कि मैं वापस सीजीएल दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस टाइम रिजल्ट कंफर्म आया नहीं था, तो जब तक कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा तो हर बच्चा फॉर्म भरेगा। तो मैंने भी फॉर्म भरा था, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी टॉपर्स होंगे जो सेलेक्टेड, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। पर बाद में मैंने अब नहीं दूंगा, मैं प्री क्यों ही दूंगा जब रैंक 1 के ऊपर कुछ नहीं होता ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप प्रिपरेशन में आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आप आते हैं तो फुल माइंड अपना फोकस में लेके आना है कि मैं अपना 8 से 9 महीने फुल फ्लैश में इसके अंदर दूंगा, अपना बेस्ट देना। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर आप अपना बेस्ट नहीं देंगे ना तो कोई और बंदा होगा जो अपना बेस्ट देगा और आपकी सीट ले जाएगा। तो ये सोच के तो मत आना कि ढीला डाला सा काम चल जाएगा, हो जाएगा, कोई भी पोस्ट ले लेंगे। क्योंकि आपको टारगेट होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में पूरा हार्डवर्क कर दो, पूरा एफर्ट लगा के फर्स्ट टाइम में बेस्ट जॉब ले लो जो भी आपको चाहिए। आपका होम स्टेट हो गया, एएसओ एमई हो गया, एक बारी में ले लो, आके रफा दफा करो। इसके आगे भी कुछ एसएससी के आगे भी बहुत से एग्जाम्स होते हैं, सिविल्स करो और करो, लाइफ एंजॉय करो। ऐसा नहीं है कि लाइफ को इस विशेष साइकिल में फंसना है कि 3 से 4 साल तक आप एसएससी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो एक ही बारी में उससे बढ़िया है कि एक ही बारी में आप अपना बेस्ट शॉट दें। पूरा ऐसे तैयारी करें कि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग को इस तरह प्रिपेयर करें कि आपको कोई पछाड़ने वाला नहीं है। यू आर द बेस्ट। कि आप एग्जाम में बैठे, ये कोई मैटर ही नहीं करता कि 36 लाख बैठे चाहे 1 करोड़ बैठे।
चाहे एक ही सीट क्यों ना, आई एम द बेस्ट एंड आई विल टेक दैट सीट। ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो आप हार्डवर्क करेंगे अभी तैयारी के दौरान। इनको आपको इंजॉय करना है, कि इस तैयारी को इंजॉय करना है, कि मज़ा आना चाहिए, कि रात को सो तो लगे कि यार आज मैंने कुछ मेहनत करी है, कि आज मज़ा आया है, अगले दिन डबल मेहनत और करूँगा। ऐसा नहीं है कि एकदम सुस्त लिथार्जिक एटीट्यूड है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, मैथ्स रीजनिंग पढ़ रहा हूँ बार बार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो इस तरह नहीं चलिए, एक पॉजिटिव मतलब इंजॉयफुल एक्साइटेड रहिए तैयारी के दौरान, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, आपको मज़ा आएगा जब आप ज्वाइन करेंगे। इतनी खुशी होगी आपके माँ बाप को जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आपकी एक जॉब लगी गवर्नमेंट सर्विस, है ना। तो इनकम टैक्स हो गया, एमईए हो गया, सीएसएस हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, बहुत सी ल्यूक्रेटिव पोस्ट है ना। तो अच्छे से, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ, जो हमारा फोकस रहेगा, हमारा फोकस रहेगा बिगनर्स के लिए कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस पे फोकस करना है, कि आपको स्टिक टू द सिलेबस। एक सिलेबस का एक ओवरव्यू रखा करें, हो सके तो प्रिंट आउट लेके रखें कि क्या सिलेबस क्या है, किस तरह चलना है ना। सिलेबस कंप्लीशन में फोकस होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास अराउंड, मैं अगर देखूँ तो 8 to 9 मंथ तो मिनिमम है ही है आपके पास अराउंड, अगर मान, क्योंकि अभी देखो 3 महीने तो आपके पास मेंस के होंगे, फिर अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद प्री 2 से 3 महीने बाद, उसके बाद मेंस 3 महीने बाद होगा। तो मोटा मोटा 9 से 10 महीने होंगे आपके पास मेंस के लिए, है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि टाइम है, टाइम बहुत है, पर डिपेंड कि आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि टाइम तो चुटकियों में चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको कि टाइम फ्लाइज, है ना। तो आपको अभी से ही अपना बेस्ट देना है, बिकॉज आपने सुना, देखो, मोर यू ब्लीड इन पीस, मोर यू स्वेट इन पीस, लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये आपने कोटेशन सुना होगा, है ना, ये आर्मी में बहुत फेमस है। तो आपको पूरा का पूरा हार्डवर्क इस पीस टाइम में करना है, जो आपके पास पीस टाइम है ना 8 से 9 महीने है, उसमें करना है, ताकि जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपके लिए एक बहुत इजीली हो जाएगा, कि बहुत इजीली आप गो थ्रू कर जाएंगे, आपके पास कोई लोड नहीं होगा कि यार मेरे को मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती, मेरा कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है ना। तो उससे आप बच जाएंगे। अभी क्या है, पूरा का पूरा टाइम सिलेबस पे फोकस करें, बिकॉज नहीं तो लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब प्री आता है, प्री के 10 दिन पहले या मेंस के 10 दिन पहले क्या करते हैं टीचर्स, बहुत सी कोचिंग ये क्वेश्चन कराना स्टार्ट करेंगे कि 2-2 घंटे के अंदर 25-25 सवाल करा रहे हैं, और आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उन क्वेश्चन को देखने में। उससे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना सेल्फ रिविजन करें, सेल्फ प्रैक्टिस करें, है ना। तो उसलिए आपको सिलेबस पे पूरा फोकस करना है। और जो बिगनर्स हैं अभी, उनको फोकस करना पड़ेगा पीवाईक्यूज पे, है ना। जो भी पीवाईक्यूज जो पिछले 20-30 साल, 20-25 साल के, लाइक 1999 या 2000 के ऑनवर्ड्स, है ना, उन पे फोकस करना है अभी हमें, है ना। और जब से नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आपको फोकस करना है टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन पे, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पे, क्योंकि अगर आप अभी से टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा बाद में, आप उस एनर्जी के साथ नहीं लगाएंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बाकी ये आपका कॉल है, कि स्टार्टिंग में आप जो भी 1999 या 2000 से क्वेश्चंस आए ना, आप उन पे ज़्यादा फोकस करें पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अभी टाइम है आपके पास। और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्री के 3-4 महीने पहले, तो आप टीसीएस की उठाएं, कोई भी प्रीवियस ईयर, कोई 4 से 5 साल कोई भी पिनाकल किरण जिसमें लास्ट से 4 to 5 क्वेश्चन है, फिर उसको मल्टीपल टाइम करें, ये रहेगा। और जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट आपको अभी लगाने का कोई मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट लगाएं आप आफ्टर कंप्लीटिंग 60-70% ऑफ योर सिलेबस, है ना। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको एक काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ यार कहीं पे इंप्रूवमेंट करना है, तब मज़ा आएगा। और नहीं तो आप ऐसे एक मॉक टेस्ट लगा के अपनी एक देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं अभी के दौरान, कि आपका मॉक में कितना स्कोर आ रहा है ना। और बाकी अब मैं सब्जेक्ट वाइज को डिस्कशन करूँगा कि किस तरह कैसे टैकल करना चाहिए। अब आए देखो मैथ्स, अब मैथ्स सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल इसी का है सीजन में, पर अभी नहीं है। आज के टाइम पे इंग्लिश मेजर रोल प्ले कर रही है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स आपके सिलेक्शन में। तो मैथ्स के लिए देखो कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी, ये पूरा आपका कॉल है। आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा है, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, किसी ने 10th 11th 12th में मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी कमांड बना के रखी है, मेहनत करी है, तो उसको कोई कोचिंग की कोई नीड ही नहीं है। पर किसी का बिल्कुल बेसिस कम है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। और कोचिंग का रोल ऐसा, कोचिंग का रोल भी लिमिटेड ही है, 30-40% कोचिंग का रोल है, इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ सेल्फ की मेहनत है। आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं अपनी सेल्फ की मेहनत पर हूँ, जितना मैंने अपने आप को सेल्फ टाइम दिया है ना। आत्म अध्ययन पे जितना आप टाइम देंगे उसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोचिंग में देखो लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, अबव 90%, सिलेक्शन रेशियो उनका भी लेस देन 2-3% है ना। तो ये पूरा आपका कॉल है, आपको कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। और अगर लेते भी हैं तो पूरा कोचिंग का टाइम फ्रेम देखें कि कोई टीचर कितने टाइम में ख़त्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कुछ टीचर लाइक
10-10 महीने में कोर्स खत्म कर रहे हैं और आप कोर्स खत्म करते ही टाइम रह जाए अगला सीजन आके निकल जाए, है ना। अगर एक देखें डिसेंट टाइम, कोई भी कोचिंग तो 5 मंथ्स के अंदर आराम से मैथ्स प्रिपेयर करा सकती है ना। तो वो आप देखें आपको किससे पढ़ना है, अराउंड 2-3 टीचरों के क्लास नोट्स ले, राकेश सर हो गए, गगन सर हो गए, आभास सर के भी शायद आने लग गए हैं, तो किसी के भी क्लास नोट्स देख लो। उसमें क्या क्लास नोट से क्या होगा, टाइम कम लगेगा और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा अगर आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को तो। क्योंकि मैथ्स बहुत बेसिक आ रही है, आपने जिसने मेंस का पेपर देखा होगा इतनी हाई प्रोफाइल मैथ्स नहीं आ रही है कि जिसके अंदर आपको 9 से 10 महीने देने पड़े सिर्फ मैथ्स के अंदर, है ना। तो अपना एनालिसिस खुद देखें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर मैं बुक्स की बात करूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में जैसे कि जो भी बिगनर्स हैं उसको लेनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम सवाल हो, या तो किरण की ले लो या 7300 ले लो राकेश सर की, कोई भी एक बुक को ले ले और पूरा देखें कि कौन कौन चैप्टर हैं, कहाँ से किसका कितना वेटेज है, मेंस में कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि मेंस में क्या है सवाल 30 हैं और मैथ्स के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत स्मार्ट वर्क की नीड है। पर अभी आप बिगनर्स हैं तो आप पूरा फोकस करें कि आपको सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है और आप इजीली 4 to 5 मंथ्स के अंदर मैथ्स का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं, है ना। तो कोई भी एक किताब ले लें, क्लास नोट्स कोई भी कर सकता है जो सेल्फ कर रहा है फॉर इजी अंडरस्टैंड, और नोटिफिकेशन के बाद आपको पता है हम लोग TCS बेस्ड PYQs पे फोकस करना है आपको, है ना, जो भी लास्ट 5 ईयर्स के PYQ हैं। तो ये मेन मोटी मोटी बुक लिस्ट रहेगी जो आप देख सकते हैं। और जो सेल्फ कर रहा है, किसी को एडवांस में दिक्कत है, इसलिए बहुतों को दिक्कत आती है एडवांस में, तो वो फिर प्ले विद एडवांस मैथ्स कर सकता है, अभिनय सर की किताब उसको देख सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट NCERT देख सकता है कोई। देखो आना बेसिक ही सवाल है, अभी लाइक मेंस का सवाल था मेरे में था कॉस 150 की वैल्यू। अब कॉस 150 की वैल्यू एग्जाम में पूछना है किसी भी को, मतलब SSC में आना है, तो इसके लिए मुझे कोई टीचर की नीड थोड़ी है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ये कोई भी अगर NCERT पढ़ोगे तो भी आप वैल्यू याद कर लोगे, है ना। तो बेसिक्स पे काम करना है, कोई सेल्फ कर रहा है तो NCERT को रेफर कर सकता है, प्रोबेबिलिटी वहीं से पढ़ सकता है, स्टैटिस्टिक पढ़ सकता है ना। और बाकी जैसे कि यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, देखो यूट्यूब पे कोई कमी नहीं है ज्ञान की, बस आपको थोड़ी खुद सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैसे करो, आपको टॉपिक नहीं आता, परसेंटेज नहीं आया, नॉर्मल लिखोगे परसेंटेज SSC CGL, राकेश सर की वीडियो आएगी, उसको देख लिया, उससे गो थ्रू होगा कि कैसे कैसे चल रहा है। अब किसी को इंस्टॉलमेंट नहीं आता तो आदित्य सर की आ जाती है वीडियो, वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक नहीं आ रहा अब्बास सर से देख लिया, है ना। इससे मतलब अलग अलग अभिनय सर से देख लिया, ट्रू डिस्काउंट का टॉपिक, है ना। तो यूट्यूब पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, आप हर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। उसके बाद आपकी पूरी मेहनत है सेल्फ की, कि आप सेल्फ कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये रहेगा मैथ्स के अंदर, मैथ्स में इससे ज़्यादा कोई नीड नहीं है। और इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ तो कैलकुलेशन जैसे कि इंपॉर्टेंट है, मैथ्स करना कैसे कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए बेसिक 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करो, 1 से लेकर 25 तक की टेबल को याद कर लो, 1 से लेकर 25 तक के क्यूब्स को याद कर लो, ये तो मिनिमम है। ये जो कहीं पे भी आपने नोट्स बना रहे हैं या अपनी दीवार पे स्टडी टेबल पे चिपका दें इसको, है ना, या नोट्स के पीछे लिख लें पूरे के पूरे और उसको मल्टीपल टाइम डिवीजन करें। और डेली 15 मिनट कैलकुलेशन को दें, डेली 15 मिनट कैलकुलेशन को आपको देने हैं। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर इतने अवेलेबल है, मैथ्स वर्कआउट या कैलकुलेशन वर्कआउट बहुत अवेलेबल है, तो उनको आप रेफ़र कर सकते हैं ना। उससे डेली 15 मिनट देंगे तो अभी जितना आप स्वेट करेंगे बाद में इतनी कम आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और जो भी आप कोई भी किताब से कर रहे हैं तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इनिशियली आपका फोकस होना चाहिए देखो कॉन्सेप्ट पे, कि आप कॉन्सेप्ट लर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कोई भी किताब के 50 क्वेश्चन परसेंटेज की या रेशियो की कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट सीखिए क्वेश्चन को, और करते हैं ना तो आराम से पहले समझ लिया कॉन्सेप्ट क्या है क्या नहीं है, यूट्यूब पे देख लिया फ्री लेक्चर, रेशियो प्रपोर्शन क्वेश्चन कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। फिर बुक खोली, बुक में भी क्या है एक छोटा सा ऐसे रफ कॉपी का एक इतना सा पन्ना छोटा सा फाड़ के उसमें नंबरिंग करो 1 to लेकर 50 तक, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। टाइम मत देखो, पहले टाइम मत देखो, सिर्फ अटेम्प्ट करो कि 1 2 3 4 5 6 पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, चाहे 1 घंटा लग जाए पर अटेम्प्ट करो जितने हो रहे हैं। क्या पता फर्स्ट टाइम करो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तो 50 में 30 क्वेश्चन होंगे, उन 30 क्वेश्चन को चेक करो सही है कि कितने गलत हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए उनको देखो कि किस तरह करना था, क्या कोई नया लॉजिक है क्या नहीं है, कैसे करना था, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, उनको चेक करो। कहीं पे कोई नया लॉजिक है तो उस पर स्टार मार्क लगा दो, कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है 2-3 बार के बाद में तो उस पर स्टार मार्क लगा दो। तो ऐसे करना है आपको, है ना। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगी इसके अंदर। मैथ्स का कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप आंख बंद करो और चुटकियों में ऐसा हो जाए, नहीं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने भी बहुत सी रफ कॉपियों ख़राब करा है, बहुत से पेन की इंक खराब करी है एकदम ख़त्म,
तो ये आपको करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैथ्स का यही है। और इम्पॉर्टेंट अभी ज़्यादा फोकस, जैसे अभी प्रोबेबिलिटी, स्टैट्स है ना, इसको भी थोड़ा मद्देनजर में रखें, अपडेटेड रहें कि सीजीएल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। देखो मैं तो अपडेटेड नहीं हूँ, आपको ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा कि सीजीएल में कोई नया टॉपिक के सवाल तो नहीं आ रहे, पीएनसी के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के तो नहीं आ रहे हैं सवाल ज़्यादा, है ना, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो यही है कि जैसे जब धीरे धीरे टाइम हो जाए उसके बाद टाइमर के साथ प्रैक्टिस करें, है ना। और मॉक तो लगाने ही है ही, तो मॉक अभी मत लगाना, अभी आप बिगनर्स हैं, तो फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर सिलेबस। फिर बात आती है रीजनिंग की। देखो रीजनिंग का ये है कि रीजनिंग के लिए ना कोई कोचिंग की कोई नीड है ही नहीं बिल्कुल भी। रीजनिंग आप है ना, जब आप मतलब बेसिकली रीजनिंग सबको आती है। अगर 25 सवाल होंगे, 25 में से 15 से 17-18 सवाल कोई भी कर सकता है। अब किसी को ये भी सिखाने की नीड तो है नहीं कि मिरर इमेज कैसे बनती है, वाटर इमेज कैसे बनती है, ए का कोड 1 होता है, बी का 2 होता है ना। तो वो धीरे धीरे सीख जाएगा जब जैसे वो प्रैक्टिस करेगा। तो इसके लिए होता है रिवर्स लर्निंग थ्रू मॉक करते थे, जैसे मैं तो करता रिवर्स लर्निंग थ्रू मॉक करता था कि जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया तो मैं मॉक से सीखता था, और बाकी कोई टॉपिक नहीं आता था तो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स देख लेता था कि कोई टॉपिक, जैसे कि कोई कैलेंडर क्लॉक है, तो सवाल कम आते हैं पर हम लोग कोई चांस नहीं ले सकते, तो मैं सिंपल लिखता कैलेंडर एसएससी, कोई भी लेक्चर आ गया, किसी का भी विक्रमजीत सर का आ गया तो वो लेक्चर देख लिया कि हाँ स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट कॉन्सेप्ट समझ लिया। पूरा देखने की जरूरत नहीं है कि 3 से 4 घंटे वही देख रहे हो, 15 मिनट देखा, कॉन्सेप्ट समझा, फिर सीधा क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया सेल्फ के थ्रू। और बाकी जैसे एक यूट्यूब चैनल है एंड गेम एसएससी, जिसपे रीजनिंग के थोड़े हार्ड क्वेश्चन को सेग्रीगेट किया गया है, तो ये काफ़ी चैनल मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था, तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इस पर वीडियो आपको काफ़ी सही लगेगी मेरे हिसाब से, तो ये मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। तो रीजनिंग के लिए यही है, कुछ ना है यूट्यूब पे सर्च करो, टॉपिक का नाम डालो, एसएससी लिखो और सीख लो। इनइक्वालिटी जैसे बैंकिंग का है, तो इनइक्वालिटी लिखा, बैंकिंग लिखा और सीख लिया कि कैसे कैसे इनइक्वालिटी क्वेश्चन करते हैं, वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करते हैं, तो यही है। तो यही चीज़ें आपको करनी है ना। और फिर मैं बात करता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए देखो 3 पिलर्स हैं, तो मैं बिगनर्स को बताऊँ 3 पिलर्स हैं। पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, तीसरा है कॉम्प्रीहेंशन। तो आप सबको लगता होगा सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर है, पर ग्रामर लीस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंशन। अगर आप चीज़ों को समझ सकते हैं तो आप ग्रामर को भी सॉल्व कर सकते हैं और वोकैब को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी बहुत अच्छी है। और ये कोई टीचर नहीं सिखा सकता आपको कि कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है, ये खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप रीडिंग की हैबिट बना रहे हैं आपके अंदर, तो वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना है। फर्स्ट पिलर की बात करें तो ग्रामर, तो ग्रामर के लिए वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 1 बुक आती है, उसी के टोटल शायद 15-18-19 चैप्टर होंगे टोटल, उसी को मल्टीपल टाइम पढ़ना है, डेली एक चैप्टर। कोई सेल्फ कर रहा है तो वैसे कर सकता है, किसी को यूट्यूब पे फ्री देखना है तो अमन वशिष्ठ सर के फ्री लेक्चर्स हैं, फ्री वीडियो हैं हर चैप्टर पे, तो वो काफ़ी आपके बेसिस काफ़ी हद तक बहुत इजीली क्लियर कर देंगे, है ना। तो ये आपका कॉल है कि आपको किसी लेक्चर की ज़रूरत है कि नहीं है, ये पूरा आपका कॉल है। आप ग्रामर अगर समझ सकते हैं तो कोई नीड नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो किसी टीचर को आपको लेना है तो ले, नहीं लेना तो ये आपका कॉल है। बाकी सेल्फ के लिए जैसे कि आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, इस रेफरेंस बुक का कोई भी वो नहीं है, मतलब सेकंड ऑप्शन, ये करनी ही पड़ेगी, है ना। तो डेली का एक चैप्टर का आपको हैबिट में डालना है। और देखो पढ़ आपने लिया, फिर बात आती है प्रैक्टिस की, एरर के सवाल कहाँ से लगाएं। एक तो इस वॉल्यूम 1 के अंदर ही हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चन होंगे, उनको हैंड टू हैंड सॉल्व कर लो, है ना। हैंड टू हैंड सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन देख लिया क्या एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप एरर प्रो बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं या मिरर ऑफ कॉमन एरर कर सकते हैं, है ना। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है कि आपकी, तभी तो आपकी रूल्स के ऊपर कमांड होगी जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन को लगाएंगे। तो ये कब आएगा, जब आप मल्टीपल टाइम इन बुक्स को सॉल्व करेंगे। तो गेम है लिमिटेड सोर्स मैक्सिमम रिवीजन, तो ये बुक ऐसा नहीं है आपको लगभग 4-5 बार लगा लेनी है मल्टीपल टाइम, तो कोई भी आप एरर की बुक कर सकते हैं। आपके पास कोई और बुक है तो आप वो भी वेल एंड गुड है, कोई नई किताब खरीदने की कोई नीड भी नहीं है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी है ग्रामर के लिए। और फिर बात करें वोकेबलरी, देखो वोकेबलरी का तो ये है कि मैक्सिमम एसएससी प्रीवियस ईयर पूछता है, तो मेरा सोर्स था अल्टीमेटली ब्लैक बुक, है ना। और वोकेबलरी कोई टीचर याद भी नहीं करा सकता, खुद ही याद करनी पड़ेगी ना। खुद कैसे याद होगी, जब मल्टीपल टाइम पढ़ोगे एफर्ट डालोगे तभी तो याद होगी, ऐसा तो याद होगी नहीं। तो ब्लैक बुक के अंदर पूरी मल्टीपल टाइम है,
और इससे पहले आप जो वॉल्यूम 1 के अंदर वोकैब दे रखी है ना, कुछ लाइक 300 वन वर्ड दे रखे हैं, ईडीएम दे रखे हैं, पहले वो पढ़ लेना, उसके बाद ब्लैक बुक पढ़ना। दोनों में सेम ही है, कुछ अलग कुछ भी नहीं है, पर वॉल्यूम 1 पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप ब्लैक बुक को उठा सकते हो। और डेली ऐसा नहीं देखो, जैसे वन वर्ड है, अभी आपके पास टाइम है, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजल वर्ब, साइनो एंटो, इसको है ना अपनी डेली हैबिट में अभी से ले आओ, है ना, डेली हैबिट में अभी से ले आओ कि डेली वन वर्ड कर रहे हो कि मैं 25 वन वर्ड तो याद करूंगा ही करूंगा, भले ही याद ना हो, गो थ्रू करो, 2-3 बार देखो, रिवीजन करते चलो। ईडियम्स करूंगा, फ्रेजल वर्ब करूंगा, साइनो एंटो करूंगा, तो आपको है ना अराउंड 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, तब जाके आपका ये वन गो में होगा। और तब भी आपको 70% चीज़ें आती नहीं होगी, है ना। तो ये चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम हो जाएगी। जैसे आज आपने पढ़ा तो रात को सोने से पहले फिर एक बार देख लिया, नेक्स्ट वीक जैसे एक हफ्ता खत्म होगा तब एक रिवीजन करा, उसके नेक्स्ट वीक फिर रिवीजन करा, फिर महीने में एक और बार करा, तब जाके माइंड में रहता है। हर ऐसा नहीं है कि एक बारी में सबको याद हो जाता है, जैसे मैं हूँ, मेरे को एक बारी में हर चीज़ याद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप ही में से टॉपर्स निकलते हैं, कोई अलग से नहीं आता है ना। तो आपको ये मल्टीपल टाइम करना है, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजल, साइनो एंटो को। तो ये आपका खुद आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं किस तरह करूँगा। और अगर मेरी माने ना, अभी जैसे आपके पास टाइम है तो आप पूरा फोकस है ना अभी जैसे मैथ्स एंड इंग्लिश पे दें, मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो सिलेक्शन दिलाएगी ना वो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग बनाएगी। जीके का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है, कि मेहनत ज़्यादा लगती है, बेनिफिट कम होता है, तो मैक्सिमम फोकस ही मैथ्स और इंग्लिश पे ज़्यादा रखना इनिशियल टाइम पे। इनिशियल जैसे 2 से 3 महीने तक मैथ्स इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो, फिर जैसे जैसे वहाँ के मैथ्स इंग्लिश का सिलेबस खत्म हुआ तो फिर जीके में टाइम अपना बढ़ाओ, है ना। तो ये वोकेबलरी के लिए मैंने बता दिया। और अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है कॉम्प्रिहेंशन। अब देखो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप कैसे होगा, खुद डेवलप करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग करो या नोवेल पढ़ो, और नोवेल से ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग को। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते, द हिंदू पढ़ लो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, बस पढ़ो, हैबिट बनाओ। हैबिट बनाने का फ़ायदा क्या होगा, आप एग्जाम में क्या करते हैं, बच्चे PQRS देख के डर जाते हैं कि क्या ट्रिक्स क्या लगाए। ट्रिक्स कुछ भी नहीं होती है, ये पूरा सिर्फ सेंटेंस को तो अरेंज करना है। उन्होंने न्यूज़पेपर से कोई चीज़ उठाई, सेंटेंस को ऊपर नीचे कर दिया, अब आपको बोल दिया अरेंज करो। तो जब आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट में रहेंगे ना तो ये चीज़ें आपको बहुत ईजी लगेगी। आपको है ना अंदर से माइंड काम करने लगेगा कि यार ये ऑप्शन होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये चीज़ नहीं आ सकती, ऐसे नहीं आ सकती। और न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे तो कोई आपने ग्रामर के रूल्स पढ़े होंगे तो वो न्यूज़पेपर में ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे, तो आपके ग्रामर के रूल का भी रिवीजन होगा। आपने कोई वोकैब पढ़ी होगी, उस वोकैब का वहाँ पे यूज़ होगा कि वो यूज़ किस तरह की गई है, तो वो भी वहीं पे डेवलप होगा ना। तो इसी तरह चीज़ें इंटरलिंकिंग है ये पूरी इंग्लिश कि सब कुछ एट द एंड कॉम्प्रिहेंशन कोर है सब चीज़ों का, कि अगर आपने ग्रामर वोकैब कर लिए तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग करोगे ना तो हर चीज़ डेवलप होगी, आपकी ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी। तो न्यूज़पेपर रीडिंग को हैबिट में बनाए, इनिशियल पे एडिटोरियल ना पढ़ के नॉर्मल न्यूज़ को पढ़ें अपने इंटरेस्ट के अनुसार, है ना। और इसका देखो फायदा क्या होगा, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज में आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करो, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस के जैसे किरण की बुक को मैंने रेफर करा था, उसमें क्या है, मैंने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि उसमें बहुत सारे सवाल दे रखे, उसमें लाइक 1000 या 1200 उसमें शायद PQRS होंगे, 998 ऐसे कुछ है PQRS हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन हो गए तो प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो उसी को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन लगाया, कोई गलत हो रहा है फिर पीछे चेक करना है कि गलत क्या हुआ, मैंने क्या लॉजिक लगाया था, कैसे होना चाहिए था, कि सेंटेंस का पहला इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आता है, ये सब चीज़ें डेवलप होगी। तो कॉम्प्रिहेंशन न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या है, एक दायरा आपका बढ़ जाता है, आप चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे लिंक करनी है। और साइड बाय साइड आपकी है ना जीके भी इम्प्रूव होगी इसके साथ, कि इकोनॉमिक टर्म्स और जीके लाइक सीजे जिस टाइप से मेंस के सवाल पूछ रहा है वो किस टाइप की पूछ रहा है आजकल की, स्टेटमेंट वाइज पूछता है मेंस के अंदर स्पेशली। तो ये सब चीज़ें जीके से आएगी, न्यूज़पेपर रीडिंग से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। और फिर मेन आता है जीके। देखो जीके है किंग मेकर। आज के टाइम पे अगर किसी को मनचाही पोस्ट लेनी है ना, या होम स्टेट लेना है या रैंकर बनना है, तो जीके के अलावा तो बन नहीं सकता है, क्योंकि लाइक जीके 75 मार्क्स की है, बाकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग है 315 मार्क्स की। तो कोई भी हो एकदम टॉप से टॉप क्रीम का भी होगा ना, वो भी 315 में से 315 स्कोर नहीं कर सकता है, फुल स्कोर नहीं कर सकता है। कोई टॉपर भी होगा वो भी स्कोर करेगा 295 या 300 स्कोर करेगा, कोई रैंकर ही हो। अगर मैं अपनी बात करूँगा तो मेरा भी अराउंड कितना होगा, 4 नंबर वहाँ गए, 7, 11 नंबर तो मैंने खुद ने मैथ्स और रीजनिंग में मेरे कट हो गए थे।
तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग में आप फुल का फुल स्कोर कर दोगे। तो जीके है आपको रैंकर बनाने के लिए, किंग मेकर है जीके आज के टाइम पे, पर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है एज कम्पेयर टू अदर। और इनिशियली आपको पूरा फोकस रखना है मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग पे, है ना। तो जीके का मैं बता देता हूँ, फिर आपके ऊपर है, आप जैसे जैसे मैथ्स और इंग्लिश रीजनिंग में कमांड बनाते हैं, 3 से 4 महीने आपकी कमांड बनेगी, फिर जीके में टाइम बढ़ा दें, है ना, जीके में टाइम बढ़ाएं। तो जीके में देखो कोर्स लेना है नहीं लेना ये सब आपका कॉल है, मेरा कोई भी इसमें रूल नहीं है। तो जीके देखो पहले मैं बताता हूँ करंट अफेयर ईजी टू प्रिपेयर है ना। करंट अफेयर आपको मैक्सिमम करनी होती है लास्ट 6 मंथ्स की। तो अभी से करंट अफेयर मत करना, कोई डेली देख रहा है तो बिल्कुल छोड़ देना, कोई सेंस नहीं है अगर डेली करंट अफेयर देखने का। एग्ज़ाम की जब नोटिफिकेशन आएगी तब आपको मालूम चल जाएगा कि पेपर कब है, कब से 6 महीने की लेनी है। तो अभी से तो करंट अफेयर प्रिपेयर मत करना। करंट अफेयर करनी है तो मंथली करनी है। मंथली पे जैसे इंडोलोगस का मंथली वीडियो आ जाती है, और वो पीडीएफ भी अपने चैनल पे दे देते हैं, आप उसको रेफर कर सकते हो। वो एकदम इजीली कवर कर लेते हैं, अराउंड 1.5 से 2 घंटे में पूरे महीने की कवर हो जाती है ना। तो इंडोलोगस को देख सकते हैं। और जैसे ही फिर एग्ज़ाम टाइम पे अराउंड 15-20 दिन पहले जैसे कि अब्बास सर की आ जाती है सुपर करंट अफेयर, जिसके अंदर पूरा का पूरा ये कंपाइलेशन ही रहता है ना, पूरा 6 महीने का, कि क्या क्या होगा क्या क्या, वो एक पूरा वन लाइनर फॉर्मेट में दे देते हैं अराउंड 50 पेजेस के अंदर, 40-50 में। तो आप फिर वो पढ़ सकते हैं, है ना। और वो कब आपको इजीली होगी, जब आपने मंथली वीडियोस को अच्छे से देखा होगा, मंथली प्रिपेयर करा होगा करंट अफेयर को। फिर जब आप वो अब्बास सर की देखेंगे पीडीएफ तो वो बहुत इजीली कवर हो जाएगी आपकी, टाइम लगेगा ही नहीं बिल्कुल से, ऐसा लगेगा कि ऊपर ऊपर से देखना है ना। तो ये है बाद का, आफ्टर नोटिफिकेशन, जब आपको मालूम चलेगा। और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे डांस हो गया, फेयर फेस्टिवल हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, या फिर स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजीज हो गई, ये सब कहाँ से करनी है, ये सब करनी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, रिवर्स लर्निंग करना है। कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक उठाएं टीसीएस बेस्ड वाली सवालों की, उसमें देखें भाई कि ये डांस के सवाल आए हैं, पूरे डांस के सवालों को एक दिन बैठें अच्छे से सिटिंग लें और पूरे के पूरे डांस को पढ़ लें, पूरे के पूरे जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लें। जब 2-3 बार गो थ्रू करेंगे तब एक माइंड में है ना एक रफ आइडिया सब बनने लग जाएगा कि कौन सा डांस कहाँ का है कहाँ का नहीं है। और एक बाद में अल्टीमेटली एक छोटे से वाइट पेपर पे पूरे के पूरे डांस फॉर्म को लिख लें, कौन से अब तक के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि लास्ट टाइम पे रिवाइज करने में बहुत ईजी रहेगा। और बाकी देखो साइंस पॉलिटी ज्योग्राफी, अगर मैं इन सब की बात करूँ, देखो अल्टीमेट सोर्स है लूसेंट, अल्टीमेट सोर्स है लूसेंट। पर टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊंगा, देखो लूसेंट याद नहीं हो सकती इतनी आसानी से। अगर कोई इनिशियली में भी जाएगा ना तो उसको याद नहीं होगी। लूसेंट इज अ जस्ट बुक ऑफ 10,000 फैक्ट्स, तो कोई भी याद नहीं करता, उसमें कोई कंटेक्स्ट गिवन ही नहीं है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है ना। तो मैं आपको देखो एक बताऊंगा आगे कि क्या क्या सोर्सेज को आप देख सकते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आप फिर आपका कॉल है, आपको लूसेंट अगर याद हो रही है तो लूसेंट पे स्टिक रहें। जिसको कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि समझना है कि चीज़ें कैसे की जाती है, कैसे मतलब थोड़ा थ्योरी चाहिए उसको, तो उसके लिए आगे वाले सोर्सेज बहुत फ़ायदेमंद होंगे। पर अल्टीमेटली लूसेंट है ना, तो आप देख सकते हैं। और टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन को आपको लगाना है, और लगाने कैसे, जीके के 50 क्वेश्चन 2 टॉपिक्स को पैरेलली लेके चलना है ना। तो मैं सोर्सेज की बात करता हूँ। पहले साइंस के लिए जैसे कि आज के टाइम पे जो एसएससी पूछ रही है वो एनसीईआरटी से सवाल पूछ रही है, जितना मेरे को मतलब फीडबैक मिला एज ए मेरे फ्रेंड से कि वो एनसीईआरटी से सवाल उठा रही, लाइक सलाइवरी अमाइलेज क्या है क्या नहीं है, किसको डाइजेस्ट करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर सिंपल शुगर, तो ये चीज़ें पूछ रही है। माल्टोज में क्या मिलता है, कौन सा एंजाइम, ये ना चीज़ तो एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखी है, तो थ्योरी। तो अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगी मेरे हिसाब से तो। ताकि जो मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं साइंस के वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की नोट्स बनाए। लाइक बायो के इस बार आप देखोगे तो एनिमल किंगडम से काफ़ी सवाल हैं, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का एंड एक्विनोडर्माटा, ये सब एनसीईआरटी से सवाल उठाए गए हैं। क्योंकि लूसेंट से याद नहीं हो सकती चीज़ें डायरेक्टली, मेरे को भी लूसेंट ऐसे पूरी की पूरी याद नहीं है। मेरा कॉन्सेप्ट बाकी जैसे मैंने एनसीईआरटी से बेसिक्स मेरे क्लियर थे, तो जाके मेरे को एक लूसेंट में एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता था कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ें नहीं है ना। तो अगर कोई फिजिक्स कर रहा है तो फिजिक्स में देखो मैंने क्लास 8, 9, 10 की पूरे चैप्टर वाइज सेग्रीगेट करके दी है कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। लाइक चैप्टर फिजिक्स में क्लास 8 के 11, 12, 13, 14 और 16 चैप्टर करने हैं। और ये मत समझना कि ये बहुत ज़्यादा दे दिया है कि एकदम इतना सारा कैसे होगा। अगर कोई ढंग से भी बैठेगा ना तो वो बहुत इजीली कर सकता है। ये पूरी 8th क्लास की फ़िज़िक्स को वो है ना
आराम से 2 से 3 घंटे में ख़त्म कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचो यार, आप तो ग्रेजुएट्स हैं, ये तो चीज़ें क्लास 8 9 10 की तो पढ़नी है आपको। और क्लास 8 तो एक बेसिक है, अगर स्किप भी करेंगे तो भी कोई इशू, क्योंकि 9th और 10th में अल्टीमेटली हर चीज़ को कवर कर दिया गया है ना। तो ये आपका कॉल है, अगर आपके पास टाइम आपको परमिट करता है, जैसे अभी आपके पास टाइम है और आपको अभी टाइम परमिट कर रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए एज़ पर मी। बाकी आप अपने हिसाब से देखें कि करने की नीड है कि नहीं है ना। तो ये चीज़ें मैंने पूरी सेग्रीगेट कर दी है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाइज, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर बात करता हूँ पॉलिटी। पॉलिटी के लिए जो क्लास 11th की एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है, उसके अंदर क्या है, बहुत चीज़ें बता रखी कि फंडामेंटल राइट कैसे आया, क्या है सोशलिज्म, क्या है क्या नहीं है, कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस को सीख कर सकता है। तो ये चीज़ें एसएससी रिपीट करता है। अब मैं डायरेक्ट, अगर आप लूसेंट को खोलोगे, आर्टिकल याद करने लगोगे तो कितना याद करोगे? अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, आप लीव कर दोगे, है ना। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे काम करता है, तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इससे आपका रफ आइडिया हो जाएगा, और उसके बाद आप लूसेंट पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, आप चीज़ों को है ना कनेक्ट कर पाएंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। और फिर ज्योग्राफी की बात करूँ, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो क्लास 11th की एक अलग सी बुक आती है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में बता रखा है कौन सी ट्राइब्यूटरी किस रिवर की है, किसकी नहीं है ना। तो वो आप पढ़ सकते हैं, ये आपका कॉल है, आपको करना है कि नहीं करना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने बताया है आपको, अगर टाइम परमिट कर रहा है। और आती फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की, उसमें पूरे फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी भी है ना, देखो कौन क्वेश्चंस आते हैं, लाइक प्रीवियस ईयर में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्वेश्चन था, और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी गई थी, शायद हेस ने दी थी। तो ये शायद बहुत ज़्यादा सवाल नहीं हुआ था, पर मैंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी तो इजीली मेरे से सवाल हो गया था कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है ना। डायरेक्ट मैंने तो लूसेंट नहीं पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए, मैंने लूसेंट पढ़ी थी पॉलिटी के लिए और साइंस के लिए पढ़ी थी, अलॉन्ग विद दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से मेरा बेस क्लियर था, उसके बाद मैंने लूसेंट पढ़ी थी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने अपने इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नोट्स जो मैंने अपने खुद ने, मैंने पर्सनली एनसीईआरटी की जो बना रखे थे उसको मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको दिए भी हैं, है ना। और फिजिकल ज्योग्राफी भी मैंने अपने नोट्स से पढ़ा था। ज्योग्राफी में मैं कुछ मतलब वो नहीं करा था, मैंने क्या कहते हैं लूसेंट को नहीं पढ़ा था। ज्योग्राफी मैंने खुद ही एनसीईआरटी पे फोकस रहा था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है ना, टीसीएस बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको मल्टीपल टाइम लगाओगे तो एक ओवरव्यू हो जाएगा। और बाद में मैं बात करूँ एंशियंट हिस्ट्री, तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए देखो मैं एनसीईआरटी रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने लूसेंट ही करी थी, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि लाइक हड़प्पा हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, जैनिज़्म हो गया, मौर्याज हो गया, गुप्ताज हो गया, तो ये मैंने लूसेंट से पढ़े थे। और जो खास तौर पे जो रेड कलर के लिखे रहते हैं ना, उस पर ज़्यादा फोकस करा था कि लाइक जटाकाश क्या है क्या नहीं है, लाइक कौन कौन सी किताब, कवितावली, गीतावली, पदावली किसने लिखी थी, है ना। ये सब चीज़ें जब आप लूसेंट को खोलोगे तब आपको दिख जाएगी थोड़ा, जब आप इंडेक्स पढ़ोगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जब आप प्रीवियस ईयर से देखोगे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए देखो लूसेंट ही मैंने रेफर करी थी। लूसेंट को मल्टीपल टाइम, लाइक शायद उसमें शायद 6 to 7 पेजेस ही है लूसेंट में, तो उसको तो मैंने बार बार पढ़ पढ़ के एकदम लाल पीला कर दिया था मेडिवल हिस्ट्री में। अगर आप देखो सवाल अगर कोई देखता है मेडिवल में, तो सवाल देखो कहाँ से आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने क्या किया था, दीवाने कोहे, है ना, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें कहाँ से करी थी। और लाइक मुस्तक राज, ये सब चीज़ें आपको बार बार चीज़ दिखेगी कि यार एग्जाम में एसएससी है ना, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूलर। तो जब आप उनको पढ़ें तो थोड़ा मतलब एकाग्र होकर पढ़ें फोकस में। और मॉडर्न हिस्ट्री भी लूसेंट सी करी थी मैंने, कि रिवोल्ट्स वगैरह जो भी हैं इंपॉर्टेंट, लाइक 1857 का रिवोल्ट है इंपॉर्टेंट, और जब से कांग्रेस आई थी 1885 से इंपॉर्टेंट है, जब मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का फेज आ गया था, सूरज स्प्लिट आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। और गांधीयन एरा से पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या है कैसे नहीं। तो ये चीज़ें आपको लूसेंट से ही करनी है। और फिर बात करता हूँ मैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में जैसे कि देखो क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप पढ़ सकते हो, उसमें गिनती के शायद 4 to 5 चैप्टर्स हैं, पर वो समझने में थोड़ी हार्ड है, आपको दिक्कत आएगी। तो आपको ग्राफ्स को नेगलेक्ट करना है, आपको मेन है ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जल्दबाजी में, आराम से डेली, भले ही 2 दिन में एक चैप्टर पढ़ो इकोनॉमिक्स का, पर इसमें थोड़ी क्या टेक्निकल लैंग्वेज अच्छी खासी दे रखी है, तो टाइम लगेगा समझने में, तो आप अच्छे से पढ़ें आराम से, है ना।
बैठ के मैंने अपने नोट्स भी दिए हैं इसके ऊपर माइक्रो पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लाइक जीडीपी, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड और ये प्रोडक्ट मेथड कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो कोई सेल्फ कर रहा है तो उसको काफ़ी बेनिफिशियल होगा, सब्सिडीज़ क्या होती है, टैक्सेस कब लगते हैं, सब पता चल जाएगा उसको इकोनॉमी में। तो ये चीज़ें और प्रीवियस ईयर्स करने हैं अलॉन्ग विद इट, लाइक गरीबी प्लान किस में था, ये पूरे 5 ईयर प्लान है, ये इसमें नहीं दे रखे। 5 ईयर प्लान्स को आप अलग से यूट्यूब पे लिखोगे 5 ईयर प्लान तो वो समझ सकते हैं ना, ये चीज़ें करनी है। फिर आते हो कंप्यूटर एंड टाइपिंग। तो कंप्यूटर है ना, बेसिक कंप्यूटर वो पूछ रहा है, एसएससी कुछ ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं पूछ रहा है, बेसिक पूछ रहा है कि शॉर्टकट कीज़ क्या होती हैं, या पावर पॉइंट से पूछ लिया कैसे किसका शॉर्टकट क्या है, ये सब चीज़ें पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। तो कंप्यूटर में और ऐसे ही देखो 20 में से है ना 5 सवाल वो पूछेगा जो होते ही हैं स्किप करने के लिए ही वो पूछ रहा है कि आपसे ना बने। तो आप उस पर फोकस ना करके इंपॉर्टेंट करें जो एसएससी नॉर्मल नॉर्मल पूछ रहा है। तो उसके लिए आ गया तो एक देखो आरबी की कंप्यूटर पीडीएफ देख सकते हैं, है ना, उसमें पूरा का पूरा था, वो देख लेना। और अलॉन्ग विद जैसे कि टीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगाई थी पिनाकल की, छोटी सी थी, उसको मैंने मल्टीपल टाइम लगा लिया था। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट करने में थोड़ा एक एरिया बढ़ जाता है ना, तो वो काफ़ी रहता है। और बात करूँ टाइपिंग, तो टाइपिंग का सीजीएल में इतना कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड है। तो बेसिकली आप अभी मत करें, जब नोटिफिकेशन आए तब करना भी स्टार्ट करोगे तो भी इजीली गो थ्रू जाए, डेली 15 मिनट भी करोगे तो आराम से 30 वर्ड्स पहुंच जाएगा, बस एक्यूरेसी पे फोकस करना है, इससे ज़्यादा कोई भी नीड नहीं है। बाकी मैं ये बोलूँगा आप अपनी तैयारी में लगे रहें, अच्छे से करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू ऑर्गेनाइज वन गूगल मीट सेशन विद यू। अगर आप चाहते हैं तो बताना, हम कर सकते हैं ये भी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, है ना। बाकी ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, ओके, टेक केयर, जय हिंद।